कहानी जोहर कुंड की आज तुम्हें बतलाऊं, कैसे तिल तिल करके जली रानियां वो अंगार सुनाऊं। ददक उठा ज्वाला धरती में, गूंज उठा गगन सहारा, पर एक चीख ना निकली कुंड से, निकला स्वाभिमान का नारा, निकला स्वाभिमान का नारा। विद्यार्थियों, एम प्रताप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जे जे राजपुताना, जे जे मातृभूमि, जे जे मात भवानी, और गर्व है हमारे इस चित्तौड़ के इतिहास पर, जिसके बारे में, चित्तौड़ के किले के बारे में इतिहासकारों ने कहा है, असो शिरो मंडनम चंद्र तारम किल चित्रकूटम विचित्रकूटम। मैं आज बात रख रहा हूं आपके सामने चित्तौड़ के इतिहास के प्रथम साके की, रावल रतन सिंह की सूरवीरता की और रानी पद्मिनी की शौर्य और सुंदरता की गाथा की। विद्यार्थियों, इस एम प्रताप प्लेटफॉर्म पर पहली बार इतिहास का एक बिंदु आपके सामने, इतिहास की एक गौरव गाथा आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिससे आशा है कि मुझे आप लोग इस गाथा को अच्छी तरह से सुनेंगे और अपने पूर्वजों के इस शौर्य गान पर भी आप गर्व महसूस करेंगे कि हमारे सूर्यवंशी जो शासक हुए हैं उनका इतिहास के अंदर क्या योगदान है। विद्यार्थियों, बात कर रहा हूं मैं चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम जौहर की, चित्तौड़ के प्रथम साके की, रावल रतन सिंह की शौर्य और वीरता की कहानियों की, और रानी पद्मिनी के जौहर की धधकती हुई ज्वाला के अंदर अपने आप को समर्पित करने की। विद्यार्थियों, बात जो है आपके 14वीं शताब्दी के प्रारंभ की है। राजपुताने के अंदर एक राज्य जो था वो था आपके मेवाड़। राज्य कौन सा था विद्यार्थियों? मेवाड़ था। राज्य कौन सा था? मेवाड़। और मेवाड़ राज्य के उस समय राजा हुआ करते थे रावल रतन सिंह। कौन थे? रावल रतन सिंह मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, और ये आपके गुहिल वंश के शासक थे। कौन से वंश के शासक थे? गुहिल वंश, या जिसे हम गहलोत वंश कहते हैं। विद्यार्थियों, कौन सा राजवंश था? गहलोत वंश या गुहिल वंश। मेवाड़ की इस गौरवशाली राजवंश की स्थापना गुहिल या गुहादित्य ने की थी। इसी कारण इस राजवंश का नाम क्या पड़ा था? गुहिल या गहलोत वंश रखा गया था। विद्यार्थियों, और इस गुहिल या गहलोत वंश के शाखा के जो मेवाड़ के अंतिम शासक हुए हैं, उन्हें इतिहास में रावल रतन सिंह के नाम से जाना जाता है। रावल रतन सिंह का शासनकाल विद्यार्थियों 1301 से 1303 ईस्वी रहा है। कब कितना रहा है? 1301 से 1303 ईस्वी। जब रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने थे, उस समय दिल्ली पर जो आदताई या आक्रांता या जो क्रूर व्यक्ति शासन कर रहा था, वो था आपके अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक विद्यार्थियों कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इस बात का विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान भी था उस समय, जिसका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली के दरबारी विद्वान थे। इस बात का विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा। रावल रतन सिंह जो है, इनकी शादी आपके सिंहल द्वीप की राजकुमारी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी जिसका नाम था रानी पद्मिनी, राजकुमारी जिसे पद्मिनी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मिनी के नाम से, या
पद्मावती के नाम से इतिहास में विद्यार्थियों जाना जाता है। ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी और सिंहल द्वीप श्रीलंका को ही कहा जाता था। किसको कहा जाता था? श्रीलंका को कहा जाता था। सिंहल द्वीप की राजकुमारी जो पद्मिनी थी, इसके पिता का नाम था विद्यार्थियों गांधारो सेन। पिता का नाम क्या था? गांधारो सेन। और माता श्री जो थी वो थी चंपावती। माता श्री कौन थी? चंपावती। तो चंपावती और गांधारो सेन श्रीलंका के यानी सिंहल द्वीप के राजा गांधारो सेन और उनकी पुत्री चंपावती की संतान कौन हुई थी? पद्मिनी हुई थी। पद्मिनी विद्यार्थियों प्रारंभ से ही रूप, सौंदर्य या लावण्य ये भगवान की देन था। इनसे खूबसूरत उस जमाने में कोई भी राजकुमारी नहीं हुई थी। और इस पद्मिनी को जो है इनके माता पिता गांधारो सेन और चंपावती ने एक अद्भुत तोता लाकर दिया था जिसका नाम था हीरामन। ये तोता विद्यार्थियों मानव की बोली बोलता था, मनुष्य की भाषा समझता था। यानी पद्मिनी का संवाद अक्सर इस हीरामन तोते के साथ में होता था। कहते हैं कि एक समय की बात है विद्यार्थियों, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। सभी इतिहासकारों ने अलग अलग दृष्टिकोण से इस इतिहास की महत्वपूर्ण घटना को डिफाइन किया है। मैं जो इतिहासकारों के कुछ मत हैं उसी के हिसाब से बात कह रहा हूँ। हालांकि कोशिश रहेगी कि किसी प्रकार की चूक नहीं हो, फिर भी अगर कहीं चूक हो जाती है तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो पद्मिनी के पास में एक तोता था विद्यार्थियों, और उस तोते का नाम था हीरामन तोता, जो मानव की भाषा को समझता था और उसी प्रकार से उच्चारण करता था। कहते हैं कि एक दिन पिंजरा खुला रह गया और पद्मिनी के महल से हीरामन तोता उड़ गया। और उड़ते उड़ते श्रीलंका से उड़ते उड़ते तोता आखिर कहाँ आ पहुँचा? चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ आकर पहुँचा था? चित्तौड़ दुर्ग में। और चित्तौड़ दुर्ग में जिस महल के अंदर रावल रतन सिंह रहते थे, उसी महल के अंदर वो तोता आया। एक सुबह की बात है, रावल रतन सिंह सज धज कर तैयार हो रहे थे। उसी समय हीरामन तोता वहां पर आया। रावल रतन सिंह की सुंदरता का उसने बखान किया और रावल रतन सिंह से कहा कि आपके योग्य सुंदर सुशील कन्या अगर कोई है तो वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी कौन है? पद्मिनी है। ये बात जो है किसने कही? हीरामन तोते ने कही। किससे कही थी? रावल रतन सिंह से, जो कहाँ से आया था? लंका से। कहाँ पहुँचा था? चित्तौड़ पहुँचा था, अलग अलग स्थानों से होते हुए। तो जब रावल रतन सिंह के सामने हीरामन तोते ने पद्मिनी की सौंदर्य का वर्णन किया तो रावल रतन सिंह के मन में पद्मिनी से विवाह करने की लालसा जागी। और ये रावल रतन सिंह मेवाड़ से रवाना होकर कहाँ पहुँचते हैं? सिंहल द्वीप पहुँचते हैं विद्यार्थियों। कहाँ पहुँचते हैं? सिंहल द्वीप। अब विद्यार्थियों यहाँ पर दो अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिंहल द्वीप के राजा जो थे गांधारो सेन, उन्होंने पद्मिनी के विवाह के लिए संवयंवर आयोजित किया था। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि संवयंवर आयोजित नहीं किया गया था, जबकि रावल रतन सिंह जो हैं उन्होंने विवाह का प्रस्ताव पहले ही सौंप दिया था। किसको? गांधारो सेन को। कहते हैं कि गांधारो सेन अपनी पुत्री पद्मिनी के लिए जो है विवाह के लिए सुंदर वर ढूंढ रहे थे और संयोग से उसी समय रावल रतन सिंह जो है जोगी का वेश धारण करके, एक साधु का वेश धारण करके पद्मिनी को देखने के लिए बाग में चले जाते हैं। और उसी समय गांधारो सेन वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन एक राजकुमार होता है और एक जोगी होता है। गांधारो सेन की निगाहों ने रावल रतन सिंह की भुजाओं को देखते ही पहचान लिया कि आप जोगी नहीं हैं, आप तो क्या हैं? किसी राजवंश के राजकुंवर हैं। तब रावल रतन सिंह ने कहा, मैं सूर्यवंशी जो राजवंश है चित्तौड़ का, उसका राजकुमार रावल रतन सिंह हूँ और आपकी सुंदर सुशील कन्या पद्मिनी से विवाह करने के लिए कहाँ आया हूँ? जो है सिंहल द्वीप आया हूँ।
और गंधर्व सेन को भी ये बात ठीक लगी और रावल रतन सिंह जैसा सुयोग्य वर उनको मिलने की संभावना नहीं थी। इस कारण पद्मिनी का विवाह किसके साथ में कर दिया? रावल रतन सिंह के साथ में कर दिया। अब देखिए रावल रतन सिंह अपनी पत्नी पद्मिनी को लेकर कहाँ आए? चित्तौड़ आए। यहाँ पर एक दुर्घटना घटित हुई थी, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों। घटना क्या हुई थी? रावल रतन सिंह के दरबार के अंदर एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ हुआ करता था, उस नाम था राघव चेतन। क्या नाम था विद्यार्थियों? राघव चेतन। राघव चेतन संगीतज्ञ भी था और विद्यार्थियों साथ में क्या था? जादूगर भी था। राघव चेतन क्या था? संगीतज्ञ भी था और जादूगर भी था। राघव चेतन मुख्य रूप से बांसुरी बजाते थे, भगवान कृष्ण कन्हैया की तरह ये भी अपने आप को कृष्ण कन्हैया से कम नहीं समझते थे राघव चेतन। जब कहा जाता है कि जब रानी पद्मिनी को पहली बार राघव चेतन ने देखा तो राघव चेतन ने पद्मिनी पर जादू टोना करने का प्रयास किया था। इतिहासकारों का मत है विद्यार्थी, इस बात का ध्यान रखिए। तो राघव चेतन ने रानी पद्मिनी पर अपने जादूगरी दिखाने का प्रयास किया था और इस बात का पता किसको चला? रावल रतन सिंह को चला। तो यहाँ पर राघव चेतन की जादूगरी तो चली नहीं, किसकी जादूगरी चल गई? रतन सिंह की जादूगरी चल गई और राघव चेतन को चित्तौड़ से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया था विद्यार्थियों। चित्तौड़ से क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया। और ऐसी स्थिति में राघव चेतन भटकते भटकते कहां पहुंच गया? दिल्ली के शहंशाह और तत्कालीन खिलजी वंश के क्रूर सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंच गया था। कौन? राघव चेतन। अपने साथ हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए इसी राघव चेतन ने कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए क्या किया था? तैयार किया था। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि राघव चेतन ने ही अलाउद्दीन खिलजी को जाकर बताया था कि आपके पास ऐसी कोई सुंदर रानी नहीं है जिस प्रकार की रानी किसके पास में है? रावल रतन सिंह के पास में है। वो इतनी सुंदर रानी है, जब पानी भी पीती है तो गले से नीचे उतरता हुआ पानी साफ दिखाई देता है। विद्यार्थियों, ये बात मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपने ग्रंथ पद्मावत में कही है। अन्य इतिहासकारों ने भी इसका उल्लेख किया है। कहने का मतलब यह है कि राघव चेतन ने जैसे भी हो अपने अपमान का बदला लेने के लिए रावल रतन सिंह पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी को आक्रमण करने के लिए तैयार किया था। लेकिन काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि खिलजी जिस पर आक्रमण करने के लिए रवाना होने वाला था वो विद्यार्थियों कौन सा दुर्ग था? राजस्थान के सभी दुर्गों का दुर्गाधीश चित्तौड़ का दुर्ग था। कौन सा दुर्ग था? चित्तौड़ का दुर्ग। दुर्गों का राजा गगन सी ऊंचाई। चित्तौड़ दुर्ग, दुर्गों का राजा गगन सी ऊंचाई। पैदल चले तो उम्र गुजर जाए, पैदल चले तो उम्र गुजर जाए, इतनी उसकी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई। लंबाई से भी विद्यार्थी विशाल क्या थी? रावल की प्रभुताई। और प्रभुताई से भी बहुत कठिन थी रानी पद्मिनी की ठकुराई। इतना आसान नहीं था खिलजी के लिए जो आए और चित्तौड़ पर आक्रमण करके माता पद्मिनी को यहाँ से उठाकर ले जाए, क्योंकि रजपूती भुजाओं में वो खून था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को नाखून चने चबाने के लिए क्या कर दिया था विद्यार्थियों? मजबूर कर दिया। लेकिन अपनों ने ही छला है। राघव चेतन के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने संदेशा भेजा किसके पास? रावल रतन सिंह के पास कि तुम्हारी जो सुंदर रानी है उससे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो आक्रमण का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रावल रतन सिंह ने पहली बार इसको मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेना भेजी और चित्तौड़ दुर्ग को घेरने का प्रयास किया। काफ़ी समय तक जब चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाया, तब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के सामने
एक प्रस्ताव रखा कि जो है एक बार मुझे रानी पद्मिनी के अगर दर्शन करवा दिए जाए तो मैं चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं करूंगा और पुनः दिल्ली लौट जाऊंगा। विद्यार्थियों, इस प्रकार का प्रस्ताव चित्तौड़ के सूरवीरों को कभी स्वीकार नहीं था, क्योंकि चित्तौड़ के योद्धाओं में सबसे पहला नाम किसका आता है? गोरा का नाम आता है। किसका नाम आता है? गोरा का। और साथ में कौन है? 12 वर्षीय बादल। विद्यार्थियों, गोरा और बादल इन सूरवीरों की जोड़ी के नाम से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने आप को सिकंदर ए सानी कहता था, रात को भी कांपता था जब गोरा और बादल का नाम सुनता था। रावल रतन सिंह ने सभा बुलाई। गोरा ने सभा में स्पष्ट कह दिया कि चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी जो ठाकुरानी है, वो किसी भी सूरत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। लेकिन विद्यार्थियों, परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, रावल रतन सिंह नहीं चाहते थे कि जो है अनायास ही नरसंहार हो, इसलिए उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के इस प्रस्ताव को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया विद्यार्थियों। और इस कारण गोरा जो है रावल रतन सिंह से नाराज होकर वहां से चले जाते हैं और कुछ समय के लिए दुर्ग छोड़कर कहाँ निवास करते हैं? जंगल में निवास करते हैं। विद्यार्थियों, अब देखिए, रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के दुर्ग में आते हैं। मेवाड़ी आन बान शान के अनुसार हम हमारा राजपुताने की जो परंपरा है, आए हुए मेहमान का स्वागत करते हैं। भव्य स्वागत किया गया और रानी पद्मिनी का चेहरा जो है दर्पण में दिखाया गया था। रानी पद्मिनी का चेहरा, रानी पद्मिनी को इस हिसाब से वहां पर एक झील के पास खड़ा किया जिससे उनकी परछाई झील में पड़े और झील से रानी पद्मिनी की परछाई कहां पड़े? दर्पण में। और दर्पण के सामने कौन खड़े थे? अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह। जैसे ही रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो रूप और सौंदर्य की ऐसा जो है लालिमापूर्ण आपके चंद्रमा देखकर अलाउद्दीन खिलजी के क्या उड़ गए? होशो हवास उड़ गए कि इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी वास्तव में विश्व सुंदरी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके समान न तो इतिहास में पहले हुई है और न ही भविष्य में इस प्रकार की सुंदर अवतार के रूप में कोई लीला विद्यार्थियों होने वाली है, क्योंकि विश्व सुंदरी तो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिससे देखकर आईना तक टूट गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने शीशे में चेहरा देखा, उससे भी पसीना छूट गया था। विद्यार्थियों, बेहद सुंदर थी हमारी चित्तौड़ की महारानी माता पद्मिनी या पद्मावती। विद्यार्थियों, अब यहाँ पर इसके मन में लालच जागा और अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को जब विदा करने गए थे, बंदी बनाकर अपने साथ ले गया और पद्मिनी के पास संदेशा भेजा कि रावल रतन सिंह को अगर जिंदा देखना है तुम आप जो है मेरे से शादी कर लीजिए, अन्यथा इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। स्वाभिमानी भारतीय नारी ने प्रण लिया कि मैं अपने पति को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दूंगी। इसलिए एक योजना बनाई और गोरा और बादल को बुलाया। हालांकि गोरा नाराज थे, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे सूरवीर हमेशा तत्पर रहे हैं। विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखें। और 1600 डोलियां लेकर रानी पद्मिनी किसके पास जाती है? अलाउद्दीन खिलजी के पास जाती है और इसकी आंखों में धूल झोंक कर इसी के डेरे के अंदर जाकर जो है इसे नाकू चने चबाने के लिए मजबूर करके अपने पति रावल रतन सिंह को छुड़ाकर कहाँ ले आती है? चित्तौड़ दुर्ग में ले आती है। विद्यार्थियों, कौन? माता पद्मिनी। अब विद्यार्थियों क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के जो मन में जितने अरमान थे उन सब पर पानी फिर गया। जैसे ही उसको पता चला कि पद्मिनी आई और गोरा बादल के संग और अपने पति रावल रतन सिंह को छुड़ाकर ले गई, तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम कुछ नहीं कर पाए। वे अपने ही घर में मुंह खाकर आए। जाओ डूब मरो, चुल्लू भर पानी में, तुम कुछ नहीं कर पाए, अपने ही घर में मुंह खाकर आए।
तुम तलवार ने खींच सके और वो राजा उड़ा ले गए और तुम यहाँ देखते ही खड़े रह गए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को बुरी तरह से लताड़ा और कहा अब जाकर चित्तौड़ के दुर्ग की क्या करो, घेराबंदी कर लो। तो विद्यार्थियों 28 जनवरी को जो है दूसरा आपके अभियान शुरू होता है और चित्तौड़ दुर्ग के चारों ओर घेराबंदी की जाती है और फिर ये आपके 26 अगस्त 1303 के अंदर अंतिम घटना अंजाम की तरफ पहुंचती है। 26 अगस्त 1303 की घटना है विद्यार्थियों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और 26 अगस्त 1303 यानी लगभग आपके 7 माह तक ये घेरा जो है चित्तौड़ का घेरा चला था। और इस चित्तौड़ की घेरे के अंदर जब अंतिम क्षण के अंदर चित्तौड़ की रक्षा का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिखाई दे रहा था कि अब तो हमें आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जो है माता पद्मिनी जौहर का अनुष्ठान 16,000 रानियों के साथ में करने को तैयार हो जाती है। और राजपुताने के जो सूरवीर योद्धा हैं वो रावल रतन सिंह के नेतृत्व में साके के लिए केसरिया बाना पहनकर जो है तैयार होते हैं। आज रावल रतन सिंह अपने सैनिकों से कहते हैं, अपने सगे संबंधियों से कहते हैं कि मेवाड़ की आन बान शान और इस भूमि की रक्षा सैनिकों आप सबके हाथ में है, आप सभी योद्धाओं के हाथ में है, मैं तो उसका एक माध्यम हूँ। तब राजपूत जो सैनिक हैं वो बोलते हैं राजन इसका अभिमान नहीं है, राजन इसका अभिमान नहीं है कि हम आपके सैनिक हैं और मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देंगे, यह हमारा कर्तव्य है। राजन इसका अभिमान नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं है। अरे किसी और के लिए नहीं राजन, हम अपने भाई के लिए लड़ेंगे और जब तक सांसें रहेगी हम युद्ध मैदान में खड़े मिलेंगे। ये बात जो है सैनिक रावल रतन सिंह से कहते हैं और रावल रतन सिंह बुलंद हौसलों के साथ इस आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी और जो उससे आपके युद्ध का दृश्यकार था अमीर खुसरो, जिसने इस पूरे घटनाक्रम का उल्लेख खजाइन उल फुतूह नामक ग्रंथ के अंदर किया है, इनका सामना करने के लिए क्या करते हैं, दुर्ग का दरवाजा खोल देते हैं। विद्यार्थियों फाटक खुला, किले के भीतर से लावा फूट पड़ा, क्योंकि सैनिकों के अंदर जो जोश और जो अंगार था ऊर्जा का, फाटक खुलते ही वो साफ दिखाई दे रहा था। दुर्ग का फाटक खुला, भीतर से लावा फूट पड़ा और मुगलिय सैनिकों पर भूखे सिंह सा रावल टूट पड़ा। दुर्ग फाटक खुला, दुर्ग का भीतर से लावा फूट पड़ा, मुगलिय सैनिकों पर रावल भूखे सिंह सा टूट पड़ा। घोड़ों की पद चापों से धूल उड़ी गगन में बनती है और मेवाड़ी भूमि की रक्षा का क्या अनुपम दृश्य बनाती है। विद्यार्थियों हमारे सूरवीरों ने जबरदस्त टक्कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी की सेना को और लड़ते लड़ते मातृभूमि की रक्षा के लिए सारे के सारे हमारे मेवाड़ी सूरवीर युद्ध भूमि में शहीद हुए थे। विद्यार्थियों 26 अगस्त 1303 को और इसी शौर्य गाथा के साथ जो है जौहर कुंड की जो विशेष बात है, इसमें 16,000 रानियों ने अपने जो है सतीत्व की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। तो वो माता पद्मिनी संग सजी 16,000 दीवानी थी, तभी हवाएं बोलने लगी जय जय मात भवानी थी। क्योंकि जौहर को यहाँ पर विद्यार्थियों नहीं भुलाया जा सकता। सजी माता पद्मिनी संग 16,000 दीवानी थी, सजी माता पद्मिनी संग 16,000 दीवानी थी, चली हवाएं तब बोलने लगी जय जय मात भवानी थी, चली अलौकिक ढंग से आज चित्तौड़ी ठकुरानी थी, चली आज आकाश छेदनी सव्यम पद्मिनी रानी थी। अब तक देखा हमने रजपूती योद्धाओं के खेल का कौशल, अब तक देखा था हमने रजपूती योद्धाओं का युद्ध का कौशल देखा था, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता साथियों इस जौहर का लेखा जिसमें 16,000 माताओं ने जो है आहुति दी थी। इस बात का विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा।
तो माता पद्मिनी ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने आन बान शान की रक्षा के लिए जो है अपने प्राणों की आहुति दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ का दुर्ग घेर कर जब दरवाजा तोड़कर अंदर गए थे, जिस सुंदर रानी को प्राप्त करने की इनके मन में लालसा थी, जैसे ही अंदर गए अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ दुर्ग का दृश्य देखकर घबरा गए। जब घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को मंजर देख के घबराया, ले राख हाथ छतरानी की, ले राख हाथ छतरानी की, ले राख हाथ छतरानी की। खिलजी ने अपना सिर दीवार से टकराया। विद्यार्थियों, जब रानी नहीं मिली तो खिलजी पागल हो गए और दुर्ग में जो सामान्य जनता थी, जो निर्दोष जनता थी, उस पर कत्ले आम का आदेश अलाउद्दीन खिलजी ने दे दिया। इस प्रकार इस आक्रांता ने चित्तौड़ के किले पर जो है अधिकार किया और चित्तौड़ का किला उसके बाद अपने पुत्र किसको सौंप दिया विद्यार्थियों? खिज्र खां को सौंपा था। किसको सौंपा था? खिज्र खां को। और चित्तौड़ के दुर्ग का नाम इसने क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। क्या रखा था विद्यार्थियों? खिजराबाद। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ के इतिहास का, चित्तौड़ के गौरवशाली इतिहास का प्रथम शाखा। अगर इस वृत्तांत के अंदर कहीं भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों, और जय जय राजपूताना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इसको लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। जय महाराणा प्रताप।